पूर्व भाग में मैंने यिंक्योंग से तुतिंग तक की यात्रा का विवेचन विस्तार किया था एवं गेलिंग ग्राम के अनुभव प्रति ग्राम सरपंच के निवास तक की भेंट के प्रयास विवेचन विराम लिया था। इस भाग में हम यात्रा उस बिंदु से पुनः आरंभ करेंगे। सरपंच के निवास पे हमें निराशा प्राप्त हुई। याचना उपरांत हमें ये सूचना मिली कि ग्राम के बहुतांश निवासी कृषि कार्यों प्रति खेतों में व्यस्त है और हमें ग्राम अनुभव प्रति व्यक्ति सहायता प्राप्त होना कठिन है। स्थिति देख हमें अग्रता निर्णय प्रति अब विस्मय होने लगा। हमें तुरंत स्मृत हुआ कि हमने जिस गृह के आवास में हमारा वाहन पार्क किया था वहां एक महिला से पार्किंग की पूर्व अनुमति ली थी। हमने वहां जाके ग्राम ज्ञान प्रति प्रयास का निर्णय लिया। घर के महिला को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं था। भाग्यवश उनका पुत्र तभी घर लौटा था। उसने हमारी यात्रा हेतु को जानकर हमें उसके चाचा को भेंट देने की सूचना दी। उनके चाचा 70 वर्षीय गृहस्थ है और वे हमें यहाँ की संस्कृति इतिहास के प्रति उत्तम ज्ञान प्रदान कर सकते थे। हम अब हमारे नए मित्र गुरु के संग उनके चाचा के घर प्रयाण कर पड़े। घर प्राचीन पद्धति से बेत, बैम्बू और देवदार के लकड़े से बना था। इस लकड़े की विशेषता यह है कि यह जल संयोग से जर्जर नहीं होता। किंतु अब यह घर बनाने की कला लुप्त हो चली है और धीरे धीरे ग्रामवासी सीमेंट एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग कर घर बनाते हैं। चाचा जी से हमने वार्तालाप कर यहाँ की संस्कृति एवं विशेषतः यहाँ केन या बेत से बनाए जाने वाले दृढ़ बास्केट्स एवं हैंडीक्राफ्ट्स के विषय ज्ञान अर्जन करने का प्रयास किया। नाम तो ये कलसों दर्जी होता है, कलसों दर्जी। और यहीं पैदा हो गया, यहीं अभी गुजर रहा है, बुरा हो गया अभी। केलिंग गाँव तो हम याद होने तक अभी देखिए 58 एच ये हो गया। हम आगे में उन लोग माता पिता लोग कितना साल से यहाँ में बैठा है वो तो हम बोल नहीं सकेगा। बहुत पुराना है गाँव। 1962 में उसमें हम ये पैदा हो गया, मतलब छोटा था उसमें। हम माता पिताजी लोग बुक के यहाँ से बाग के जाते समय बुक के ले गया वाला बोलता है, हम याद नहीं होता है, उसमें याद नहीं है। उस समय में हमारा भी घर बनाने आया तब वो लोग आके हमारा मदद करेगा, तब वो उनका भी बनेगा, हम जाके मदद करेगा। पाला पाली से करके बनाता था। अभी जो है अभी थोड़ा ये हो गया कि नया मॉडल सिस्टम बना रहा है ना, उसमें अभी मिस्त्री लगा रहा है। देखिए अभी उधर में एक अभी घर बना रहा है, वो मिस्त्री लगा के तब ये पैसा देखिए बना रहा है हम लोग। अभी हम लोग तो अभी ये पैसा वैसा नहीं है, जैसे पहले पुराना घर है ऐसे ही बैठ जाता है। सोचता है बाद में बनेगा बोल के, होता नहीं है वो। ये हम लोग ये ऐसे पैसा वैसा दे के नहीं बनाता है पहले, और हम उनका भी मदद करेगा और हमको भी उनकी मदद करेगा। थोड़ा ये खाना वाना ये बना के उसको खिला देता है। वैसे हम लोग बेचने के लिए इतना ये दान नहीं मिलते हैं ना, यहाँ ये पहाड़ी इलाका है, ये पानी खेती बनाने की जगह है ही नहीं। थोड़ा बहुत पानी खेती ऐसे पानी जगह में बनाने से बारिश ज़्यादा होता है, वो लैंडस्लाइड हो जाता है, पूरा यो खेती को वो लैंडस्लाइड से ये बर्बाद कर देता है। ऐसा और हमारे आप देखा होगा ये आते समय हमारे यहाँ साइड में पहाड़ी घर में ये खेती ज़्यादा नहीं है। जो थोड़ा है उसको हम लोग साल भर भी नहीं पूछ रहे, थोड़ा इधर उधर से हम लोग हज़ार मार के ये दुकान से प्रोटीन से ऐसे खरीद करके खा लेता है। यहाँ में हमारा जो ये मुरवा बोलता है ना, कोदो होता है और मकई होता है और दान भी होता है खाने के लिए। हमारा जो मुरवा है अभी जो बोला ना कोदो, ये मुरवा वो और मकई पीस के वो मुरवा का दाना निकाल के बॉईल करके तब हम लोग इसमें एक ये दवाई होता है इसका मेडिसिन डाल के तब उसी से हम लोग काम चलता था। आजकल तो अभी ये उधर से दारू आता है, दारू पीने मिल जाता है, निशा का चीज़। तो अब तक कोई छांग बनाता नहीं है फिर कोई अभी यहाँ पे? है बनाते हैं आप छांग, और उसमें फाप डालते हैं ना, आप फाप बोलते हैं, फाप डालते हैं। हाँ, हमारा जो ये नया सा लोसर बोल के आता है वो लोसर मानता है।
और पाठ पूजा होता है हमारा गोम्पा में, ऐसे डुबा पूजा ऐसा करके ना। और हम लोग महीना महीना में उसमें ये पूजा होता है गोम्पा में। फेस्टिवल वो लोसर बोल के हम लोसर करते हैं। साल में हम कहीं जाएंगे 2 लोसर होते हैं। एक लास्ट यार ये साल जाने के समय में 12 माह उसको मान के हम लोग ये बेच देता है साल को। और ये नया आने के समय में हम लोग इन्वेस्ट करता है, वो लोसर बोलता है। पहनते हैं आप, ये ड्रेस को आप क्या बोलते हैं? हम छुपा बोलता है। छुपा। हाँ। और ये किससे बनता है ड्रेस? ये ड्रेस हाँ। अभी हम वो अपना से काम करके नहीं बनता है। हाँ। पहले जमाने में हमारा माता पिता लोग जो ऊन होता है ना, ऊन, हाँ, जो बकरे का। हाँ, वो ऊन से खेती करके ऊन से धागा बना के तब वो पिनता था बोला है कि हमारा समय में तो अभी इंडिया से ऐसा खरीद नहीं मिला, अच्छा, इसलिए वो खरीदने वाला है। तो साल में एक कपड़ा भी मुश्किल से मिलता है, वही पिनेगा, वही सूते सर में वही बिछाएगा उड़ेगा, ऐसा वाला एक बना वाला, आधा बिछाएगा आधा उड़ेगा। तब मुर्गी चलेगा, उठेगा, खाना बनेगा, खेती जाएगा, ऐसा था। ये भी हम लोग बचा के रखता है फंक्शन में पहनने के लिए, वरना गरीब आदमी है तो इसलिए बचा के रखता है। अभी बक्सा से निकल के ये अभी ये बेज जो है ना, ये आप लंबा बेज आप नहीं देखा है, हम लोग बहुत लंबा खींच के लेके आता है। इसको ऐसा करके मतलब ना ज्वाइन होता है, मतलब हम लोग आप ये क्या बोलते दो से काट दिया ना, ऐसा करके बहुत लंबा बहुत लंबा होता है। दो से काट के लेके आता है, करके ये गाठी को ऐसे साफ पकड़ता है, इसको ऐसे साफ पकड़ के तब इसके बाद फटता है, फट के 4 भाग बनाता है। 4 भाग बनाने से इतना बड़ा हो जाता है ना, इतना बड़ा हो जाता है। तब इसके बाद में भी उसको 2 भाग करता है, ऐसा करके 2 भाग ऐसे 2 भाग करके तब इसके बाद में ऐसे निकल जाता है। इसको छिलता है ऐसा करके, ऐसे छिल के ऐसा करके बहुत तकलीफ होते बड़ा। तब ऐसा करके हम लोग ये मोटी बना के रखेगा, तब इसका बाद में बुनता है। बुनने से हम लोग शुरू में ऐसा करके ये प्लस करके ऐसा करके बन जाता है। कभी भी निकल नहीं जाएगा, ऐसे उसको आपका चेकअप करने से भी वापस जगह में आ जाएगा। ये लबर जैसे है, कितना भी वजन डालो आप यहीं बारिश में थाप के रखा है, सड़ जाएगी। बारिश में नहीं थापने, बारिश में भी खराब नहीं होता है। बारिश में आपका ज़्यादा दिन उधर में बाहर में रख देगा, सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसको बारिश में बचा के रखना है। बचाना है। आपका बिक गया ना, तब अब उसमें ये नहीं वो अभी तो नया है, कभी भी नहीं सड़ेगा। अभी जो ये पुराना हो गया ना, पुराना होने के बाद अब ये बारिश में भीगा के नहीं रखना है, मतलब अब सूखा जगह में रखना। और ये पूरा बास्केट बनने को कितना समय लग जाता है? वो तो दिन भर लग जाता है। दिन भर उसको बुनने के लिए दिन भर लग जाता है, छिलने के लिए भी दिन भर लग जाता है, लेने के लिए आपका पहाड़ में जाके दिन भर में लेके आता है। ज्ञान अर्जन उपरांत हमने चाचा जी से इनकी बनाई हुई बास्केट खरीद ली। यह केन बास्केट्स आपको बाजार में न्यूनतम 2000 से 3000 रुपये तक प्राप्त होते हैं, जो प्रायः बैम्बू से बने बास्केट से अधिक मूल्य के हैं। इसका कारण है इनमें पर्याप्त सूक्ष्म कलाकृति एवं दुर्लभ केन प्रजाति का प्रयोग, जो ऊंचे कठिन पहाड़ियों से प्राप्त करनी पड़ती है। दर्शक ये ज्ञात रखे कि अब अरुणाचल के ग्रामों में भी केन कलाकृति लुप्त हो चली है। यह कला ग्राम के कुछ वृद्ध गणों के पास ही है और इसे नूतन पीढ़ी ने आत्मसात नहीं किया है। नूतन पीढ़ी अब बाजार में बने प्लास्टिक के बैग्स अथवा केन बैग के प्लास्टिक पर्याय उपयोग करती है। यह अत्यंत दुखद है। दर्शकों को यह ज्ञात हो कि गेलिंग से 2-3 घंटों के कठिन पादयात्रण उपरांत आप बिशिंग पहुंचते हैं, जो भारत चीन सीमा पर बसा अंतिम ग्राम है। यह ट्रैक कठिन है, जो लीच, स्नेक्स एवं वन्य जीवन से लिप्त है। यहाँ पे बसा वाटरफॉल अत्यंत सुंदर है, जिसे आप गेलिंग से दृष्ट कर सकते हैं। गेलिंग से मैकमोहन लाइन कुछ 1 घंटे के पादयात्रण पर स्थित है। इसे भेंट प्रति आपको तुतिंग एडीसी के ऑफिस से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। इस सीमा को आप गेलिंग से दृष्ट कर सकते हैं। हमारे आगमन की सूचना अब ग्राम में हो गई थी।
चाचा जी के भेंट उपरांत जब हम हमारे वाहन के पास लौटे तो वहां कुछ ग्रामस्थ आए थे। कुछ समय ग्रामस्थों से बात कर हमने गेलिंग ग्राम से आज्ञा ली और तुतिंग प्रयाण कर पड़े। हमारे साथ अब गुरुजी भी तुतिंग आ रहे थे। वे अपने परिवार के संग तुतिंग में ही रहते हैं और केवल अपनी माता के भेंट प्रति गेलिंग आते हैं। गुरुजी ने हमें तुतिंग के पेमा को जोन का दर्शन कराने का आश्वासन दिया। मार्ग में हमने एक अति सुंदर वाटरफॉल का आनंद लिया। तुतिंग आगमन उपरांत हमने गुरुजी के एक मित्र के भोजनालय में भोजन किया। भोजन उपरांत हमने एडीसी कार्यालय जा हमारे इंस्पेक्शन बंगलों के निवास प्रति अनुमति अर्जित की। अब तक मध्याह्न के 3 बज चुके थे। हमने समय व्यर्थ न कर गुरुजी सह जिडो ग्राम प्रति प्रयाण किया। इस मार्ग में हमें मिलिट्री के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के भी दर्शन हुए। जिडो ग्राम यह पेमाको जोन के आउटस्कर्ट्स पर है, जिसे भेंट प्रति आपको सियांग नदी पर बने जिडो ब्रिज पार करना पड़ता है। यह ब्रिज पादातरण करना अपने आप में अद्भुत अनुभव है। ब्रिज जर्जर अवस्था में है और कहीं जगह ब्रिज को घर के द्वार इत्यादि से पैच किया गया है। सियांग से चलते अत्यंत तीव्र वायु के कारण ब्रिज अत्यधिक झूलता है, जो आपको इसके सिक्योरिटी रोप की सहायता लेने पर विवश करता है। अन्यथा आप और सियांग के मिलन को कोई भी नहीं रोक सकता। जिडो ब्रिज सर, हाँ। ये जो 50 साल हो गए ब्रिज बने के। पहले इसमें से एक ब्रिज था जो सियांग नदी जो बड़ा होने की वजह से वो ब्रिज दे गया, फिर दोबारा ये आर्टिफिशियल ब्रिज बनाई गया। इस ब्रिज में आप लगे ज़्यादा मैक्सिमम सर इसमें 50 आदमी जाने के लिए कैपेसिटी है इस ब्रिज में। आप देख रहे हैं यहाँ पे हंटिंग पे फिशिंग पे फाइन्स होती है, तो प्रोटेक्टेड रिजर्व है। यहाँ पे हंटिंग या लकड़ा जलाना या काटना की मनाही है। ब्रिज को सावधानी से पार कर हम अब जिडो ग्राम प्रति आरोहण करने लगे। कुछ 700 मीटर के स्टीप आरोहण के बाद हम जिडो पहुंचे। यहाँ से मार्ग घने जंगल से होता हुआ एक दिव्य पूजा स्थल के पास आता है। इसे वज्रायन में अत्यधिक मान्यता है, किंतु शिला पत्थर एवं इसमें होने वाले संतस्त्राव को देख आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह योगिनी तंत्र एवं शाक्त उपासना का स्थान होगा, जो कालानुरूप वज्रायन बुद्धिज्म में आत्मसात हुआ होगा। ये जो सर ये पत्थर जो है ना, दोनों बीच से हम 3 बार कम से कम इसके अंदर स्नान जाना पड़ता है।
इस जगह तो जितना भी आपका दिल से जो भी प्रणाम करता है उसको सक्सेसफुल हो जाता है। ये इससे जगह ना सर, ये हो गया। यहाँ से 3 बार, मैक्सिमम 3 बार करना है सर। और यहाँ से ये आते हैं सर। उसके बाद ये हम लोग का सर जाचुम, जो इसके आधा हिस्सा जो मनिस्ट्री उधर में है सर, क्या बोलता है, हिमाचल साइड में है ना सर, छोपेमा साइड में। ये जो हम लोग का टूटिंग में सर, ये तो 500-700 साल हो रहे सर। ये जो अभी इसका जो सर, ये अगर कोई आपको बेटी पैदा हो रहा है, लड़का अगर नहीं हो रहा है, तो हम इस पत्थर को लेके यहाँ रख के 3 बार चक्कर करेगा तो सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। ये वो जो है ना पत्थर, जो ये अगर आपको लड़की चाहिए तो इस छोटा वाला पत्थर उठा के आप ये कर सकते हैं। पूरा लड़का हो रहा है तो ये पत्थर से हम इस शीट से सर, ये जो पाँव बीमार होता है और चेस जिसकी अगर आपका थोड़ा थोड़ा बीमार हो जाता है, तो हम इसका शीट का मुताबिक हम उसमें तेल लगा के, उसको लगा के पाँव में घाव हो गया तो यहाँ लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सेकंड में कुछ 1 दिन में ठीक हो जाता है। इसका नाम है हमको जाचुंग बोलते हैं। ये जो तेल निकलता है, आपने कहा ये अपने आप से निकलता है कि किस कारण? अपना आप से ही सर यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, ये और कोई पत्थर में नहीं निकलते, इसी शिला में निकलते हैं। ये जो आपका पाँव बीमार होता है और जो भी होता है सर, इसमें अगर घाव सा होता है तो इस टाइप में लगाना चाहिए सर। ऐसा करके थोड़ा आपका सर दर्द हो गया, सिर में लगाया तो बिल्कुल ठीक हो जाता है सर। और इसमें सर हम लोग पूजा प्राप्त करते हैं, हमें दीवा जलाता है सर, इसमें दीवा से जलाता है। और इसमें जो अपना प्रसाद इसको पर रख के हम पूजा प्राप्त किया जाता है। शिला परिक्रमा कर हम अब इंस्पेक्शन बंगलो लौट पड़े। अब सूर्यास्त हो गया था और हमें तुतिंग में स्थित यांगसांग एवं पेमाको मॉनेस्ट्री की भेंट निलंबन करना अनिवार्य था। पूर्व सूचित अनुसार यिंक्योंग अथवा जेंगिंग और तुतिंग इस मार्ग में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है एवं इन कठिन मार्गों पर वाहन अत्यधिक तेल शोषण करता है। हमारे वाहन का तेल अब न्यूनतम था और अगले दिवस के आलो तक की यात्रा के प्रति हमें तेल की आवश्यकता थी, अन्यथा वाहन यिंक्योंग पहुंचने की संभावना अल्प थी। यहाँ यात्रियों को यह सूचना देना चाहूँगा कि जेंगिंग अथवा यिंक्योंग से तुतिंग इस मार्ग में कई दुकानों में खुला तेल पर्याप्त होता है, जो निवासी यिंक्योंग अथवा जेंगिंग से आयात करते हैं। आपको यह बाजार मूल्य से कुछ अधिक मूल्य में प्राप्त होता है, किंतु इस सुविधा की उपलब्धि संतत हो यह अनिवार्य नहीं है। तुतिंग में ऐसे तेल आयात करने वाले 2 दुकानें हैं, किंतु हमें वहां तेल पर्याप्त न हो सका। गुरुजी ने हमें आश्वासित किया कि हमें मार्ग में तेल पर्याप्त हो जाएगा। उन्होंने हमें आज रात्रि अपने घर भोजन पे आमंत्रित किया। हम इंस्पेक्शन बंगलो लौटकर पैकिंग एवं बंगलों के मूल्य अनुबंध का समाधान कर गुरुजी की प्रतीक्षा करने लगे। अब वर्षा होने लगी और कल की यात्रा में लैंडस्लाइड की चिंता। गुरुजी आगमन उपरांत हम प्रथम उनके दादाजी के घर गए। इनके दादाजी यह 1962 युद्ध के समय तिब्बत में भारत के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते थे। इन स्थानिक निवासियों के इन शौर्यात्मक कार्य के कारणवश ही भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो को अत्यधिक सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पर्याप्त होती रही है। हमने दादाजी से वार्तालाप की। इंजन लामा 87 कैंसर का बीमारी ऐसा कुछ होता नहीं था। देखिए होता है, देखिए कुछ बुखार, सर्दी बुखार ऐसा तो होता है, कोई जुलाब चलता है। तो जुलाब का जो ये करने के टाइम पर है तो दवाई कहाँ है उस टाइम पर, है ना, कि हम लोग जो बूढ़ा बुढ़ी लोग जो लोग जानता है कि जो सियांग नदी में मछली पकड़ता है, मछली बड़ा नहीं, छोटा छोटा, वो छोटे जो अभी होगा वो खाने से पका के खाने से उसको जुलाब को सर्दी को बंद हो जाता। 3 किस्म का मछली है ना, एक हम लोग बोलता है उसको नाम है एक वहीं, उसका भी एक थाबू, एक बला बोलता है। बला मतलब थोड़ा चिपटा सा है ना, आप लोग टॉमी भी है, ये भी है। और एक साबू बोलता है, वो भी एकदम चूखा से भी बड़ा नहीं, वो इतने से बड़ा है नहीं, ये है। और दूसरा मछली तो बड़ा भी है, छोटा भी है। इसमें ये 2 मछली को ये इस
बड़ा नहीं होते, इतने होते बहुत दवाई का चीज़ होते हैं। आईबी, हाँ हाँ हाँ, ये सेंटर का, हम लोग को सेंटर का आईवी, हाँ हाँ। आईवी का डिब्बा था हम लोग। अच्छा, तो आप चाइना साइड जाते थे तभी? नहीं, यहाँ बॉर्डर का, हाँ ये चपंगला है ना, हाँ हाँ। आसपास आगे इसमें हम लोग का जो ऐसा करता था कि ट्रांसफ़र, जो आदमी आना जाना, हाँ आदमी बनाता था, अच्छा। जाता ही आता है ऐसे। आप कभी चाइना साइड गए नहीं? नहीं, चाइनीज में हम गया नहीं। उन्होंने सांकेतिक भाषा में हमें आईबी के विषय अवगत कराया, किंतु विस्तार में नहीं बताया। हम इससे यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह अपने देश प्रति कितने निष्ठा रखते हैं। ऐसे देशभक्तों को शतकोटि प्रणाम। दादाजी के भेंट उपरांत हम गुरुजी के घर रात्रि भोजन के लिए निकल पड़े। अत्यंत सरल स्वादिष्ट भोजन उपरांत हमने गुरुजी और उनके परिवार की आज्ञा ले अपने इंस्पेक्शन बंगलो लौट पड़े। तेल की न्यूनता एवं अत्यधिक वर्षावृष्टि से लैंडस्लाइड भय का आभास हमें चिंतित कर रहा था, किंतु तुतिंग से आलो की यह रोमांचक यात्रा का विवेचन मैं अग्रता बाग में करूंगा। अद्भुत अरुणाचल के इस तृतीय भाग प्रस्तुति से आपका ज्ञान अर्जन एवं मनोरंजन अवश्य हुआ होगा, ऐसी आशा रखता हूँ। इस सुंदर दृश्य के साथ अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।